11 जनवरी 1966 सोवियत यूनियन का ताशकंद। रात के करीब 1 बज रहे थे। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री सोवियत यूनियन के अलॉट कराए विला में सोए हुए थे। कुछ ही घंटे पहले उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ये देश हमारा दबने वाला नहीं कि अचानक विला में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर, नर्स और सुरक्षा कर्मी शास्त्री जी के कमरे की ओर दौड़े। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर इलाज कर रहे थे, लेकिन रात 1:32 में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। मौत का कारण बताया गया दिल का दौरा, लेकिन शव पर नीले निशान, गर्दन के पीछे से खून का रिसना और 12 घंटे में ही बॉडी का सूज जाना कई सवाल थे। और यहीं से शुरू हुई साजिशों की आंधी। कभी शक भारतीय राजनीति के बड़े नामों पर, कभी CIA पर, तो कभी KGB पर। तो उस सर्द रात ताशकंद में आखिर हुआ क्या था, आज बात करेंगे इसी पर। देश के प्रधानमंत्री को दिल का दौरा पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। 27 मई 1964 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत की राजनीति में एक बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया। लाल बहादुर शास्त्री की सादगी, ईमानदारी को देखते हुए उन्हें भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। भारत इस समय कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा था। पाकिस्तान कश्मीर पर दांत गड़ाए बैठा था। पहले से गरीबी की मार झेल रहे देश में फूड क्राइसिस एक बड़ी समस्या थी। भारत गेहूं के लिए अमेरिका पर निर्भर था। चीन के साथ 1962 के युद्ध में मिली हार से देश का मनोबल गिरा हुआ था। इसी बीच शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और दूसरा जय किसान का। फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव रखी। दूध का प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन को प्रमोट किया और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के जरिए भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने की मुहिम चालू की। लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बने अभी 14 महीने ही बीते थे कि पाकिस्तान अमेरिका की सपोर्ट से भारत पर हमला कर दिया। अगस्त में ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू कर छोटी छोटी टुकड़ियों में घुसपैठिए भेजने शुरू कर दिए। पाकिस्तान को लगा लाल बहादुर शास्त्री कमजोर नेता हैं, लेकिन शास्त्री जी ने गजब का साहस दिखाया और सेना को खुली छूट दे दी। 2 टूक कहा कि अगर वह हमारे देश में घुस रहे हैं तो तुम भी उनके देश में घुस जाओ, और सेना को अंतरराष्ट्रीय सीमा पार कर लाहौर तक आगे बढ़ने का हुक्म दे दिया, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कई देशों ने भारत के इस कदम की आलोचना की, लेकिन शास्त्री जी अपने फैसले पर अटल रहे। देश को संबोधित करते हुए पहले ही शास्त्री जी कह चुके थे कि अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को डराना चाहे, दबाना चाहे, यह देश दबने वाला नहीं है। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। प्रधानमंत्री की तरफ से फ्री हैंड मिलने के बाद भारतीय सेना भारी चुनौतियों के बावजूद बहादुरी से लड़ी। जो पाकिस्तान कश्मीर लेने आया था, उसकी लाहौर गंवाने तक की नौबत आ गई। भारतीय सेना ने लाहौर के पास मौजूद बरकी की पोस्ट पर भारतीय तिरंगा लहरा दिया और पाकिस्तान चारों खाने चिट्ट हो गया। 17 दिनों तक युद्ध चला। यह कोल्ड वॉर का समय था। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच खुद को सुपीरियर देश साबित करने की होड़ मची थी। सोवियत ने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौता कराने की पेशकश की। दोनों देश इस मीडिएशन के लिए तैयार हो गए। इस बातचीत के लिए उज्बेकिस्तान के ताशकंद को चुना गया, जो उस समय USSR का एक महत्वपूर्ण शहर था। युद्ध 23 सितंबर 1965 को रुका था। 3 महीने बाद 3 जनवरी
1966 के आसपास प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद के लिए रवाना हुए। उनके साथ थे उनके निजी डॉक्टर RN चुग, पर्सनल असिस्टेंट MMA शर्मा, पर्सनल सेक्रेटरी जगन्नाथ सहाय, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव LK झा, मीडिया एडवाइजर कुलदीप नैयर और सुरक्षा अधिकारी R कपूर। ताशकंद में शास्त्री जी को सोवियत सरकार के अलॉट कराए विला में ठहराया गया। ताशकंद में दोनों देशों के प्रतिनिधि जब बातचीत के लिए टेबल पर एक साथ बैठे तो बातचीत इतनी आसान नहीं रही। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। वह चाहते थे कि कश्मीर समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए, जबकि भारत का रुख था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। शास्त्री जी भारत के हितों से समझौता करने को कतई तैयार नहीं थे। दोनों देशों को निष्कर्ष पर पहुंचने में पूरा एक हफ्ता लग गया और आखिरकार 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते में तय हुआ कि दोनों देश 1965 के युद्ध से पहले की स्थिति पर लौट जाएंगे और सभी कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली कर देंगे। इस तरह समझौते के तहत भारत ने 1965 की जंग में जो हाजी पीर जैसा स्ट्रैटेजिक रीजन जीता था वो भी पाकिस्तान को वापस करना पड़ा। ताशकंद समझौते में यह भी तय हुआ कि दोनों देश एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स पर इंटरफेयर नहीं करेंगे और फ्रेंडली रिलेशंस बनाए रखेंगे। एग्रीमेंट पूरा होने की खुशी में उसी दिन शाम को एक पार्टी रखी गई जहां सोवियत प्रीमियर एलेक्सी कोसिगिन ने शास्त्री जी का गर्मजोशी से स्वागत किया। हर कोई एक दूसरे को बधाई दे रहा था। शास्त्री जी यहाँ सिर्फ 1.5 घंटे रुके। रात करीब 10:15 बजे विला में वापस आ गए। शास्त्री जी को अपनी टीम के साथ अगली सुबह अफगानिस्तान के काबुल रवाना होना था, इसलिए वह टाइम से सोना चाहते थे। सोने से पहले कुछ देर तक डेलीगेशन के मेंबर से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अगर अयूब खान जैसा लीडर पाकिस्तान में रहा तो भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में नया चैप्टर शुरू हो सकता है। इसके बाद शास्त्री जी ने अपने स्टाफ मेंबर रामनाथ से कुछ हल्का फुल्का खाना लाने को कहा। जब से शास्त्री जी ताशकंद आए थे उनके लिए खाना रशियन शेफ और एक इंडियन कुक जान मोहम्मद बनाता था। जान मोहम्मद मॉस्को में भारत के एम्बेसडर TN कॉल का पर्सनल कुक था। उसने शास्त्री जी को खाना बना कर दिया। जब शास्त्री जी खाना खा रहे थे तभी प्राइवेट सेक्रेटरी जगन्नाथ सहाय को दिल्ली से उनके सहयोगी वेंकट रमण का फोन आया। उन्होंने बताया कि ताशकंद समझौते को लेकर भारत में जनरली रिएक्शन ठीक है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी और सुरेंद्र नाथ द्विवेदी जैसे विपक्ष के लीडर्स इससे संतुष्ट नहीं हैं। अपोजिशन की बात थी तो शास्त्री जी ने इसे सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी से बात की तो थोड़े परेशान हुए। उनकी बेटी ने साफ कहा कि उन्हें ताशकंद समझौता पसंद नहीं आया। यही नहीं, उनकी पत्नी ललिता शास्त्री भी इस बात से नाराज थीं कि भारत को इस समझौते के तहत हाजी पीर अब जो पाकिस्तान को लौटाना पड़ेगा। इस फीडबैक से शास्त्री जी थोड़ा बेचैन हो गए और रूम में ही टहलने लगे। इसी दौरान डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर प्रेम वैद्य जो ताशकंद पीस टॉक्स में शास्त्री जी के डेलीगेशन का हिस्सा थे, वो शास्त्री जी के कुछ फोटोज लेने पहुंचे तो उन्हें मना कर दिया गया। इसलिए उन्होंने बाहर खिड़की से ही शास्त्री जी का एक शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड किया जो स्क्रीन में चल रहा होगा, और ये शास्त्री जी की जिंदगी का आखिरी वीडियो था। कुछ देर बाद शास्त्री जी सोने चले गए। उनको सोने से पहले दूध पीने की आदत थी, इसलिए उन्हें दूध दिया गया। सोवियत सुरक्षाकर्मी विला के बाहर और भीतर तैनात थे। रात 1 बजे के बाद शास्त्री जी को खांसी उठी और वह बेड से उठ गए। घबराहट के बीच ही वह किसी तरह उठकर उस कमरे तक पहुंचे जहां उनके सहयोगी ठहरे थे। उस समय कमरे में मौजूद प्राइवेट सेक्रेटरी JN सहाय और उनके स्टाफ मेंबर रामनाथ अगले दिन काबुल रवाना होने के लिए
पैकिंग कर रहे थे। समय 1:20 हो रहा था। शास्त्री जी दरवाजे पर सीने को थामे हुए आए। उनके मुंह से डॉक्टर निकला और तुरंत मुड़कर रूम की ओर जाने लगे। जैन सहाय और रामनाथ दोनों यह देखकर घबरा गए और शास्त्री जी को तुरंत कमरे में वापस ले गए और बेड पर लिटा दिया। लेटते ही उन्हें जोर जोर से खांसी उठने लगी। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो उठकर बेड पर बैठ गए और अपना सीना जोर से थामे हुए कुछ बुदबुदाने लगे और फिर बेड पर लेट गए। 5 मिनट में डॉक्टर आर्यन चुग भी वहां पहुंचे, लेकिन तब तक शास्त्री जी की हालत पहले से काफी बिगड़ चुकी थी। डॉक्टर चुंग ने शास्त्री जी को इंट्रामास्कुलर इंजेक्शन भी दिया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके ठीक 3 से 4 मिनट के भीतर शास्त्री जी बेहोश हो गए। एक आखिरी कोशिश करते हुए डॉक्टर चुग ने शास्त्री जी को CPR भी दिया, लेकिन सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं। डॉक्टर चुग की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वे बेहोश लेटे शास्त्री जी से रोते हुए बोले, बाबूजी, आपने मुझे समय नहीं दिया। थोड़ी देर में सोवियत प्रीमियर एलेक्सी कोसिगिन विला पहुंचे। इस समय तक शास्त्री जी की सांसें तेज हो चुकी थीं और उनका शरीर कांपने लगा था। आंखें स्थिर थीं। उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। डॉक्टर्स उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन 1:32 पर शास्त्री जी का निधन हो गया और उनके मौत की वजह दिल का दौरा बताया गया, क्योंकि उन्हें पहले भी 2 बार हार्ट अटैक आ चुका था। इस वजह से ताशकंद में मौजूद भारतीय अफसरों को यह कारण सामान्य लगा। लेकिन एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की एक बड़े इंटरनेशनल समझौते के कुछ ही घंटों बाद अचानक मौत हो जाना, यह बात अपने आप में बड़ी थी। लेकिन इसके बावजूद उनकी मौत को कंफर्म करने के लिए ना तो सोवियत यूनियन में पोस्टमार्टम हुआ और ना ही भारत में। और जब शास्त्री जी की बॉडी को भारत लाया गया तो ऐसा कुछ देखने को मिला जिसने उनकी मौत के रहस्य को और गहरा कर दिया। जब शास्त्री जी का शव भारत लाया गया तो उनकी पत्नी ललिता शास्त्री, उनके बेटे अनिल शास्त्री और सुनील शास्त्री ने देखा कि शव नीला पड़ चुका था, बॉडी फूल गई थी। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनके शव को नहलाया जा रहा था तो उनकी बनियान को काटना पड़ा। जब लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में डेथ हुई थी तब वहां कड़ाके की ठंड थी। इसके बाद बॉडी को एवॉर्म भी किया गया था, यानी स्पेशल फ्लूइड्स डालकर बॉडी को खराब होने से रोका गया था। इसके बावजूद महज 12 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंचने पर बॉडी का रंग बदल जाना और बॉडी का फूलना, यह सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। इतना ही नहीं, शास्त्री जी के पेट पर और गर्दन के पीछे कट के निशान भी थे। उनकी गर्दन पर जो कट था वहां से खून बह रहा था। चादरें, तकिए और कपड़े सब खून से सने हुए थे। उनकी टोपी तक खून से सनी हुई थी, जिसे आज भी उनके परिवार ने संभाल कर रखा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किस हार्ट अटैक में बॉडी नीली पड़ जाती है और किस हार्ट अटैक में शरीर पर कट्स आते हैं। जब उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने इस बातों पर सवाल उठाए तो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने तेजी से शास्त्री जी के शव पर चंदन पोत दिया ताकि बॉडी पर आया नीलापन छिपाया जा सके। बाद में उनकी पत्नी ने सार्वजनिक रूप से कहा भी कि उन्हें शक है कि उनके पति को जहर दिया गया था। उनका यह शक इसलिए भी पुख्ता होता है क्योंकि इतनी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बावजूद भारत सरकार ने शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं कराया। ऐसा माना जाता है कि सोवियत सरकार ने शास्त्री जी की बॉडी का पोस्टमार्टम कराने की पेशकश की थी, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया था। लेखक अनुज धर और मल्टीपल सोर्सेज के अनुसार तत्कालीन भारतीय राजदूत PN कौल ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया था, जिनके कुक जॉन मोहम्मद ने शास्त्री जी के लिए उनका आखिरी खाना तैयार किया था। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि तत्कालीन रक्षा मंत्री YV चौहान ने भी यह तर्क देते हुए पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया था कि इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री ने उनकी डेथ को अननेचुरल
बताते हुए हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की मांग की, लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 अक्टूबर 1970 को फेमस वीकली मैगजीन धर्मयुग को दिए एक इंटरव्यू में ललिता शास्त्री ने कई अहम बातें सामने रखीं। उन्होंने बताया कि जब शास्त्री जी बेहोश हो रहे थे तब वह बार बार उस थर्मस की तरफ इशारा कर रहे थे जिससे उन्हें पानी दिया गया था। शुरुआत में वहां मौजूद डॉक्टर चूक को लगा कि शायद उन्हें प्यास लगी है, लेकिन जब पानी दिया गया तो उन्होंने उसे नहीं पिया। ललिता शास्त्री ने इसी पर संदेह उठाया कि क्या शास्त्री जी को एहसास हो गया था कि उस थर्मस में कुछ गड़बड़ है और वह यही बात इशारे में बताना चाह रहे थे। सबसे अहम बात यह थी कि उस थर्मस को शास्त्री जी अपने साथ लेकर चलते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उस बोतल को वापस भारत नहीं लाया गया और ना ही वह बोतल फिर कभी कहीं मिल सकी। शास्त्री जी की पर्सनल डायरी को भी उनके निधन के बाद गायब कर दिया गया। इसके अलावा एक और बात ने शक को गहरा दिया। शुरुआत में शास्त्री जी को एक होटल में ठहराया जाना था और सभी तैयारियां वहीं की गई थीं, लेकिन अचानक आखिरी वक्त पर उनके स्टे को वहां से बदलकर 250 गज दूर एक विला में शिफ्ट कर दिया गया। आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि ऐसा क्यों किया गया। इन तमाम अनसुलझे सवालों और पोस्टमार्टम न कराने की वजह से यह शक गहरा होता चला गया कि क्या भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की गई थी। इसके बाद कई थ्योरी सामने आई। इनमें से कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में दावा किया गया कि शास्त्री जी को जहर दिया गया था जिससे उनके शरीर पर नीले निशान पड़ गए। इस थ्योरी को उनके परिवार के बयानों से बल मिला। इसके बाद शक की सुई सबसे पहले अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA की ओर घूमी। उस समय भारत का इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिक्स मोड़ पर था। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत सोवियत संघ के करीब जाए, खास तौर पर जब भारत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इससे जुड़ा एक बड़ा दावा CIA के पूर्व अधिकारी रॉबर्ट क्राउली के हवाले से आया, जिसे पत्रकार ग्रेगरी डगलस की बुक में कोट किया गया है। इन दावों के अनुसार CIA ने भारत के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और लाल बहादुर शास्त्री दोनों की हत्या की साजिश रची थी। शास्त्री जी की मौत के ठीक 2 हफ्ते बाद 24 जनवरी 1966 को होमी जहांगीर भाभा को भी एक प्लेन क्रैश में मार दिया गया। यह दोनों मामले लगभग एक ही महीने के भीतर होना कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश जैसा लगता है। इसके बाद एक थ्योरी सोवियत खुफिया एजेंसी KGB की भूमिका पर भी सवाल खड़े करती है। उस दौर में KGB को दुनिया की सबसे खतरनाक स्पाई एजेंसी माना जाता था। कहा जाता है कि KGB इतनी ताकतवर थी कि कभी कभी सोवियत राष्ट्रपति भी उसके ऑपरेशन से अनजान रहते थे। कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि सोवियत संघ भारत को कमजोर करना चाहता था या भारत में किसी ऐसे नेता को स्थापित करना चाहता था जो उनके लिए ज्यादा फेवरेबल हो। शास्त्री जी की मृत्यु को 60 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वह सवाल जिंदा है कि उनकी मौत की असली वजह क्या थी।